Hello everyone. Today we will see static class members. इसके पहले हमने देखा कि class members if they are data members or they are functions. When we make object, जब भी हम एक object बनाएंगे तो हर object के साथ local memory engage होगी for all variables of class. S1 is a ऑब्जेक्ट बना और उस S1 के साथ में जितने भी उस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं सबके लिए मेमोरी पर्सनल और लोकल एंगेज हुई। S2 मैंने एक डेटा बनाया स्टूडेंट क्लास के लिए, हो सकता है कोई भी क्लास हो, एनी क्लास में भी, एंड विद दैट ऑब्जेक्ट ऑल वेरिएबल्स स्टोर मेमोरी। S1 और S2 दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड देयर मेमोरीज आर डिफरेंट, देयर मेमोरीज आर लोकल फॉर देम। S1 की मेमोरी और S2 की मेमोरी दे आर लोकल मेमोरीज फॉर देम, और वो एक दूसरे से क्लैश भी नहीं होंगी, एक दूसरे को नॉट एक्सेसिबल होंगी। आप चाहोगे कि S2 डॉट करो और उसके बाद आप S1 के डेटा को एक्सेस कर लो, नॉट पॉसिबल। आफ्टर दैट ये हुआ कि क्या कोई ऐसे वेरिएबल भी हो सकते हैं हु आर एक्सेसिबल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट एट सेम वैल्यू, यानी कि समान रूप से हर ऑब्जेक्ट में वो एक्सेस हो सके। उसके लिए स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लासेस आए। स्टैटिक मेंबर्स दो टाइप के हैं, वेरिएबल भी है स्टैटिक, डेटा मेंबर स्टैटिक भी है, एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी। नाउ व्हाट इज स्टैटिक मेंबर? देयर मे बी स्टैटिक मेंबर्स एंड स्टैटिक फंक्शंस बोथ में अवेलेबल इन क्लास. A static data members of class is just like global variable of class. जैसे हमने कल देखा था कि global member of class means it can be accessible in any function. अब मैं यदि ये कह रही हूँ कि global variable of class, it means it can be accessible in any object. ऐसा member class का जो हर ऑब्जेक्ट में एक्सेसिबल है, कॉमन वैल्यूज शेयर कर रहा है। यदि मैं S1 आइटम क्लास के लिए इफ आई एम मेकिंग I1, सो I1 ऑब्जेक्ट विल एक्सेस मेमोरी, मतलब मेमोरी एंगेज करेगा I1 फॉर आइटम नंबर, फॉर क्वांटिटी, फॉर I1 डॉट प्राइस, I1 डॉट टोटल. इफ आई विल मेक आइटम I2 मींस सेकेंड वेरिएबल, it will engage memory for all variables I2 dot price, I2 dot total, I2 dot item number and I2 dot quantity. But if I want, और ये दोनों एक दूसरे से क्लैश नहीं होंगे, ना एक दूसरे को एक्सेसिबल होंगे। बट यदि मैं चाहती हूँ कि मैं कितने ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, आई वॉन्ट टू काउंट, तो मैं क्या करूंगी, एक ऑब्जेक्ट में जाऊंगी और काउंट एक वेरिएबल ले लूंगी जो कि स्टैटिक होगा, और एक ऑब्जेक्ट में जब मैं जा रही हूँ S1 डॉट गेट डेटा, वहां पे मैंने काउंट प्लस प्लस कर लिया, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन एनी ऑब्जेक्ट। जब मैं ऑब्जेक्ट 2 बना रही हूँ तो वहां पर मैं जाके सिर्फ से काउंट प्लस प्लस कर दूं तो क्या होगा, मैं ये पता कर सकती हूँ कि कितने ऑब्जेक्ट बनाए एक्चुअली मैंने। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो मुझे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है ओवरऑल क्या वैल्यू। जैसे मैंने पूछा कि इस वक्त मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, CSA is a class and how many members are available in this class. तो मैंने क्या किया, काउंटिंग लगा दी और मेरे को पता चल गया पार्टिसिपेंट्स आर 22 and this number is common for Ritik, Nilesh, Arjun, any member of us, जितने 22 members हैं, they all can get this number because it is a global variable of this class. Got my point? समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब डेटा मेंबर्स थोड़े से स्टैटिक मेंबर से डिफरेंट होते, कैसे? स्टैटिक मेंबर्स जो होंगे, देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ डेटा मेंबर फॉर एंटायर क्लास विच शेयर इन ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ही कॉपी बनेगी उस ग्लोबल वेरिएबल की।
डिक्लेयर होने के बाद, और हर ऑब्जेक्ट में वो शेयरेबल होगा। इट इज विजिबल ओनली विद इन द क्लास, इट्स लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम, यानी पूरे प्रोग्राम में हर ऑब्जेक्ट में वो विजिबल है और पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करेगा। जबकि s1 डॉट गेट डेटा करती हूँ और जैसे ही गेट डेटा खत्म होता है तो s1 की जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है वहां पर। फिर मैं s1 पुट डेटा करूंगी तो पुट डेटा में आएगा और जैसे ही कर्ली ब्रैकेट क्लोज मींस s2 इज क्लोज्ड। बट इसको मैं हर ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी यूज कर सकती हूँ। टू थिंग्स होगी इसको डिक्लेयर करने की और डिस्क्राइब करने की। डिक्लेरेशन ऑफ क्लास डेफिनेशन विद इन द क्लास, यानी मेंबर डिक्लेयर होगा स्टैटिक इन क्लास और डिफाइन होगा आउटसाइड द क्लास। कैसे होगा ये देखते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझ में यू कैन गेट दिस कि ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, बट काउंट इन तीनों में कॉमन है। यदि ऑब्जेक्ट 1 में, इफ इन ऑब्जेक्ट 1 काउंट वैल्यू इज 1, then it will also show 1 in object 2, and object 3 it will also show 1 only. If in object 2 हमने वैल्यू इंक्रीज कर दी तो वैल्यू ऑफ काउंट विल बी 2, 2 हो गई। So it will be 2 value shown in object 1 also and 3 also. यदि मैंने काउंट 3 कर लिया ऑब्जेक्ट 3 में, जब मैं गई तो 3 वैल्यू जो काउंट की है वो ऑब्जेक्ट 2 में भी दिखेगी उस वक्त, बिकॉज इट इज शेयरेबल फॉर ऑल एंड अपडेशन फॉर ऑल। जो भी वैल्यू अपडेट होती है वो आपको दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दिया, अब भी थोड़ी देर पहले वैल्यू क्या थी 22 फॉर ऑल एक्सेसिबल एंड विजिबल थी, अब हो गई वैल्यू 23। ओके 23 हो गई है, इट मीन्स सबको दिखाई दे रही है अपडेटेड वैल्यू, because this is the global variable for this class. Now how will you use it? Now static member function and static data member दोनों होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। If you are using static data member, so आप क्या करोगे, you have to write this keyword static. Normal variable when we are using, तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, int count. You can write int count, but if you are declaring that int count as a static, means you are declaring count variable is the global variable for class X. So you have to write this static keyword before int count. This is the declaration of class. Now how will you initialize it? अब जब मैंने ये कह दिया कि ये किसी ऑब्जेक्ट का मेंबर नहीं है, दिस इज क्लास मेंबर, तो हाउ विल यू इनिशियलाइज? जब हम s1 डॉट गेट डेटा करते थे तो हम आइटम नंबर और सब में वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहे थे, बट अब मैं काउंट को कैसे इनिशियलाइज करूं? इट इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सो you have to define it or initialize it outside the class. Class यहाँ से शुरू हुई है, from here to here, class end. Template खत्म हो गया class का. Now you define it. Int is the data type of count, यहाँ पे दिख रहा है, and count is the name of variable. इतना तो सबको पता है. Now you have to write X resolution operator. It means we are showing that it is a static member of class X. Class variable of class X, global variable of class X, and it is automatically, जैसे ही आप ऐसे लिखेंगे, it is automatically initialized by 0. जबकि आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होते 0 से, आपको करना पड़ेगा। बट यहाँ पे if static member है तो it will default initialize by 0, but आप कोई दूसरी वैल्यू देना चाहते हैं तो आप यहीं पर, यहाँ जब आप डिक्लेयर कर रहे थे उस समय you can write count equals to 7 and then you write semicolon. ठीक है, काउंट अकेला मत लिखिए. इफ यू राइट ओनली काउंट देन इट विल इनिशियलाइज बाय 0,
एंड इफ यू वांट टू इनिशियलाइज विद सम अदर वैल्यू तो आप इस तरह लिखेंगे int x स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट इक्वल्स टू 7। तो अब काउंट किससे इनिशियलाइज हो जाएगा 7। अब उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं बट ये कोई भी मेमोरी एंगेज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी क्लास का ऐसा डेटा मेंबर दिया ही नहीं है जो लोकल ऑब्जेक्ट के लिए काम आए। हाँ, यदि मैं यहाँ लिखती int a, if I will write int a, so ob1.a के लिए मेमोरी एंगेज होती 2 बाइट की एंड ob2.a के लिए मेमोरी एंगेज होती 2 बाइट की, बट मैंने ऐसा नहीं लिखा है, सो कोई मेमोरी एंगेज नहीं हो रही है इस ऑब्जेक्ट की। देन उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है दिस फंक्शन। दिस फंक्शन इज द स्टैटिक फंक्शन। क्यों हो गया ये स्टैटिक? बिकॉज दिस कीवर्ड preceded by the normal function. Normal function is void show void. This is the normal function. इसके पहले मैंने लिख दिया static. जैसे ही मैंने static कीवर्ड यूज किया means it is the static member function of class and it can be accessible by the class and resolution operator. यहाँ मुझे इसे इस तरह नहीं लिखना पड़ रहा है ob1.show। पहले हम ऐसा लिखते थे ना, नॉर्मल मेंबर होता था तो हम इसी तरह लिखते थे। यस ऋतिक? मैम कुछ स्टूडेंट्स की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। जैसे कि मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैसेज आ रहा है कि ज्वाइन नहीं हो रही है। मैम हो गई है, अभी मेरी हुई है, मैं बहुत देर से परेशान हो रहा था मैं। बेटा, और मैम बहुत सारे लोग ज्वाइन होके डिस्कनेक्ट हो गए। बेटा ये आप एक बात मुझे बताओ, मेरी क्लास तो कंटिन्यूस चल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? मैं बोल रही हूँ तो कहीं अटक रही हूँ क्या? No, ma'am. No. So it means the problem is from your side, not my side. If problem is from my side, then the मेरा drop होता ना connectivity, but connectivity is dropped by your side. So fault is yours, not mine. Okay? फिर से हमारी तरफ से वाईफाई था, नेट था, तभी कनेक्ट अभी बहुत देर बाद। ऐसा एक तो जन साथ होना चाहिए था मैम, तो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा। बहुत सारे लोगों के साथ। इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, एंड करते हैं, फिर बात करते हैं। ओके, नाउ स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज द, ओके ये कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ आपको पता चल गया कि हम जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं, यू कैन एक्सेस बाय द क्लास ओनली, no need to call by the object. You can call the static member function by the class only, सिवाय क्लास के no need to। आप static फंक्शन है तो क्लास के थ्रू कॉल करेंगे। इससे क्या फायदा हुआ कि मेरे को बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी मैं क्लास को एक्सेस कर सकती हूँ, या किसी फंक्शन को एक्सेस कर सकती हूँ, या किसी डेटा को भी एक्सेस कर रही हूँ। बिकॉज ये जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इट कैन एक्सेस ओनली एंड ओनली स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे इंट ए लिख दूंगी ना, यदि यहाँ पे इस तरह लिख के, तो ये एक्सेस नहीं होगा, नॉट एक्सेसिबल। मीन्स स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस only the variables which are static. They can't access normal variables of class. ठीक है, तो इस तरह से स्टैटिक जो मेंबर फंक्शन होते हैं और स्टैटिक डेटा मेंबर, दोनों में आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, दैट इज स्टैटिक। व्हेन यू यूज दिस कीवर्ड, आपका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, कंपाइलर समझ जाता है कि दिस मेंबर इज ग्लोबल मेंबर फॉर द क्लास, दिस मेंबर इज स्टैटिक मेंबर एंड कैन एक्सेस ओनली द स्टैटिक डेटा मेंबर। Static data member can access only static member variable of class.
static member function is invoked by the class and resolution operator, जो मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर class with static member. You can see here, we will see it fast, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लास टेस्ट है, सिंपल क्लास का नाम इज द टेस्ट है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक स्टैटिक मेंबर बना दी हूँ। हम ज्यादातर ध्यान कहाँ देंगे, स्टैटिक मेंबर पे। एक सिंपल नॉर्मल फंक्शन भी मैंने वेरिएबल लिया है एनो, एंड एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है काउंट। नाउ दीज आर पब्लिक। अब यदि मैंने स्टैटिक वेरिएबल लिया है तो उसको मुझे डिक्लेयर ऊपर करा और डिफाइन यहाँ करना पड़ेगा। टेस्ट एंड रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो गई। 3 फंक्शन बनाए मैंने। गेटवेल एक नॉर्मल फंक्शन है, डिस्प्ले इज नॉर्मल फंक्शन है, एंड स्टैटिक डिस्प्ले बनाया है मैंने। अब मुझे कौन बताएगा कि ये जो इंट नंबर है ये किस किस फंक्शन में एक्सेसिबल है? क्या गेटवेल में एक्सेसिबल है? यस, बिकॉज इट इज नॉर्मल। क्या गेटवेल में, डिस्प्ले में, दोनों में? यस। डिस्प्ले काउंट में एक्सेसिबल है? नो मैम, नो, बिकॉज मैंने अभी आपको पीछे ही ये बात बताई है। ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल, तो यहाँ पे ये एक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब दूसरा चीज है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल कैन एक्सेस बाय द गेटवेल, एक्सेस कर सकता है क्या इसको? यस, नॉर्मल मेंबर फंक्शन भी इसको एक्सेस कर सकता है, डिस्प्ले भी काउंट को एक्सेस कर सकता है, एंड स्टैटिक भी काउंट को एक्सेस कर सकता है। यानी तीनों मेंबर फंक्शन जो है वो स्टैटिक को यूज कर पाएंगे, बट नॉर्मल वेरिएबल एनो को ओनली 2 ही मेंबर फंक्शन यूज कर पाएंगे, स्टैटिक में वो एक्सेसिबल नहीं। गॉट माय पॉइंट? नाउ अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, इन गेटवेल फंक्शन मैं एक वैल्यू ला रही हूँ। जैसे यहां से मैंने एक वैल्यू लाई थी 10, वैल्यू लाई है जिसको मैंने एनो मींस इसके नॉर्मल वेरिएबल में डाल दिया है ताकि सब लोग इसको एक्सेस कर पाए। उसके बाद मैं सी आउट यहां भी करवा रही हूँ, गेटवेल में भी प्रिंट हो जाएगा नैनो। और काउंट की वैल्यू यहाँ 0 थी, मैंने जैसे ही जितनी बार मैं गेटवेल चला रही हूँ ये सी काउंट हो जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है। यानी जब मैंने पहला बार इसको एक्सेस किया या पहली बार कॉल किया गेटवेल को तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ये काउंट की वैल्यू 1 लिखी है। जब मैं दूसरी बार गेटवेल कर रही हूँ तो एनओ की वैल्यू 20 है, बट काउंट की वैल्यू क्या हो जा रही, ++2। तीसरी बार एनओ की वैल्यू इतनी है बट काउंट के साथ हो जा रही है 3। सिंपल। उसके बाद मैंने डिस्प्ले कराया, डिस्प्ले में मैं सिर्फ काउंट को डिस्प्ले करा रही हूँ और डिस्प्ले पॉइंट में भी मैं वही करा रही हूँ, तो फिर मैं करा क्यों रही हूँ? ठीक है, डिस्प्ले काउंट में भी मैं वही करा रही हूँ। ये सिर्फ शायद दिखाने के लिए, बिकॉज मैंने यहाँ डिस्प्ले काउंट कहीं यूज ही नहीं किया है। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 3 वेरिएबल यानी 3 ऑब्जेक्ट बनाए x y z। x डिस्प्ले जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे आएंगे तो काउंट की वैल्यू शुरू में क्या है 0, y डिस्प्ले किया अगेन 0, z डिस्प्ले किया अगेन 0, क्योंकि मैंने अभी काउंट की वैल्यू 0 दे रखी। अब जैसे ही मैंने गेटवेल किया तो यहाँ पे आए और काउंट की वैल्यू 1 हो गई। अब मैं डिस्प्ले कराऊंगी x का तो भी 1 प्रिंट आएगा, y से कराऊंगी तो भी 1 प्रिंट आएगा, z से कराऊंगी तो भी 1 प्रिंट आएगा। उसके बाद मैं गई गेटवेल 20 अगेन, y के थ्रू 2 हो गई। अब मैं डिस्प्ले कराऊंगी तो काउंट की वैल्यू 2 आएगी। फिर तीसरी बार गई तो 3 हो गई, डिस्प्ले कराऊंगी तो वैल्यू 3 है। समझ में आ गया सबको? यस, नाउ यू कैन सी हियर, ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। डिस्प्ले में जब पहली बार मैंने कराया, मैंने बोला ना 0 0 0 आया। गेटवेल में एनओ की वैल्यू 10 हो गई, 20 हो गई एंड 30 हो गई, क्योंकि पहली बार मैंने x के थ्रू गेटवेल किया था, दूसरी बार मैंने
y के थ्रू गेट वेल किया और तीसरी बार z के थ्रू गेट वेल किया। उसके बाद डिस्प्ले में पहली बार जब मैं गई x के लिए तो क्योंकि मैंने गेट वेल कर लिया था तो काउंट 1 हो गया था, y के लिए गई तो गेट वेल किया था तो 2 हो गया था, और 3 x के लिए गई तो z। अब मैं कहीं से भी प्रिंट कराऊंगी तो काउंट की वैल्यू 3 ही प्रिंट होगी, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको अभी हम करते हैं। नाउ आई थिंक थ्योरी पॉइंट इज more than enough for static member and data member and static member function, and next topic we will see in next session.